हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 ड्रेनेज सिस्टम ड्रेनेज। और जो आज हमारा टॉपिक है वो है पेनिनसुलर रिवर। इससे पहले मैंने आपको पेरिनियल रिवर के बारे में बताया था जो हिमालय से ओरिजिनेट होती हैं। और आज हम पढ़ेंगे पेनिनसुलर रिवर के बारे में, और जो कि स्टार्ट ओरिजिनेट होती है वेस्टर्न घाट से। द मेन वाटर डिवाइड इन पेनिनसुलर रिवर इज फॉर्म्ड बाय द वेस्टर्न घाट। और जो मेन वाटर डिवाइड है पेनिनसुलर इंडिया का, ये बनाया गया है वेस्टर्न घाट के थ्रू, विच रन फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ क्लोज टू द वेस्टर्न कोस्ट। और जो कि नॉर्थ से साउथ की तरफ जाता है, वेस्टर्न को नॉर्थ से साउथ की तरफ क्लोज होता है, और क्लोज है ये वेस्टर्न घाट वेस्टर्न कोस्ट से। इसका मतलब ये हुआ कि जो वेस्टर्न घाट है ये नॉर्थ से साउथ की तरफ तो रन करता है, और साथ में ये वेस्टर्न कोस्ट है उसके पास में है। मोस्ट ऑफ मेजर रिवर्स, और ज़्यादातर जो मेजर रिवर्स हैं ऑफ द पेनिनसुला की, जैसे कि महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी, ये फ्लो करते हैं ईस्टवर्ड मीन्स ईस्ट की डायरेक्शन में, एंड ड्रेन इनटू द बे ऑफ बंगाल, और उसके बाद ये बे ऑफ बंगाल में जाकर गिर जाते हैं। दीज रिवर्स मेक डेल्टा, और ये जो नदियां हैं वो डेल्टा बनाती हैं इनटू देयर माउथ। देयर आर न्यूमरस स्मॉल स्ट्रीम्स, और बहुत सारी जो छोटी छोटी स्ट्रीम्स हैं, छोटी छोटी जो नदियां हैं जो फ्लो करती हैं वेस्ट से वेस्टर्न घाट की तरफ। द नर्मदा एंड द तापी, नर्मदा और तापी ही केवल ऐसी लंबी नदियां हैं जो कि वेस्ट की तरफ फ्लो करती हैं और स्टरीज बनाती हैं। द ड्रेनेज बेसिन ऑफ द पेनिनसुलर रिवर्स, और जो ड्रेनेज बेसिन है पेनिनसुलर रिवर का, ये कंपेरेटिवली स्मॉल है साइज़ के अंदर, यानी कि जो पेरिनियल रिवर हैं वो बड़ी होती हैं साइज़ में, और जो पेनिनसुलर रिवर हैं वो स्मॉल होती हैं साइज़ के अंदर। और इससे जो ड्रेनेज बेसिन बनता है ये भी छोटा बनता है। देन फिर आता है आपका नर्मदा रिवर। तो ये मेन नदियों के बारे में हम पढ़ेंगे पेनिनसुलर रिवर में। तो सबसे जो बड़ी नदी है वो पेनिनसुलर इंडिया के अंदर वो है नर्मदा। नर्मदा बेसिन, नर्मदा राइजेज इन द अमरकंटक हिल्स। नर्मदा है जो स्टार्ट होती है अमरकंटक हिल से मध्य प्रदेश में, एंड इट फ्लो टूवर्ड्स द वेस्ट, और ये वेस्ट की तरफ बहती है इन अ रिफ्ट वैली फॉर्म्ड ड्यू टू फॉल्टिंग। और जो रिफ्ट वैली बनी है फॉल्टिंग की वजह से, इस रिफ्ट वैली के अंदर जो नर्मदा रिवर है वो बहती है वेस्ट की तरफ ऑन इट्स वे टू द सी। और जब ये सी की तरफ जाती है तो उसके रास्ते में नर्मदा क्रिएट्स मैनी पिक्चरिक्स लोकेशन। नर्मदा बहुत ही सुंदर सुंदर पिक्चरिक्स यानी पिक्चर्स, एक तरह से हम कहते हैं सीनरी बनाती है, लोकेशंस। द मार्बल रॉक्स नियर द जबलपुर, और जो मार्बल रॉक है जो कि जबलपुर के पास में है, वेयर द नर्मदा फ्लोज थ्रू द डीप जॉर्जेस, और जहाँ से जो नर्मदा है वो गहरी गहरी गॉर्जेस को बनाती है, घाटियों को बनाती है। एंड धौधर फॉल्स, और धौधर फॉल्स वेयर द रिवर प्लंग्स ओवर अ स्टीप रॉक, जहाँ पे जो नदियाँ हैं, प्लंग्स मतलब होता है जंप लगाना, तो जो नदियाँ हैं वो जंप लगाती हैं स्टीप रॉक्स। स्टीप रॉक्स मतलब जो बिल्कुल तिरछी ढलान वाले जो होते हैं स्टीप रॉक्स में। सम आर द नोटेबल वंस, ये कुछ नोटेबल नदियाँ हैं। ऑल द ट्रिब्यूटरीज ऑफ नर्मदा, और नर्मदा की जितनी भी ट्रिब्यूटरीज हैं, जितनी भी सहायक नदियाँ हैं वो छोटी हैं, और मोस्ट ऑफ दीज, और ज़्यादातर ये जो हैं वो ज्वाइन करती हैं मेन स्ट्रीम को राइट एंगल पर। द नर्मदा बेसिन कवर अ पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, और जो नर्मदा बेसिन है वो मध्य प्रदेश का जो हिस्सा है उसको कवर करती हैं, और गुजरात के हिस्से को कवर करती हैं। जो नर्मदा नदी है वो कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, ये अमरकंटक से ओरिजिनेट होती है। अमरकंटक की हिल जो हैं वहाँ से ओरिजिनेट होती है मध्य प्रदेश से, और ये वेस्ट की तरफ बहती है, और यही सबसे बड़ी नदी है पेनिनसुलर इंडिया की। और ये बहुत पिक्चरिक सीन बनाती है, और ये जॉर्जिस जो रिवर वैली घाटियाँ हैं उनमें से होके गुजरती हैं, और जो उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं वो छोटी हैं।
जो कि नर्मदा को ज्वाइन करते हैं राइट एंगल पर। और नर्मदा बेसिन जो है ये कवर करता है मध्य प्रदेश और गुजरात के पार्ट को। देन अब हम पढ़ेंगे तापी बेसिन। तापी बेसिन जो तापी है, तापी नदी जो है वो राइज होती है सतपुड़ा रेंजेस से, बैतूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। और ये भी फ्लो करती है रिफ्ट वैली से, नर्मदा के पैरल में ये बहती है, बट इट इज़ मच शॉर्टर, लेकिन इसकी जो लेंथ है वो कम है नर्मदा से। और जो इसका बेसिन है वो कवर करता है मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के पार्ट को। कोस्टल प्लेन्स बिटवीन द वेस्टर्न घाट, और जो कोस्टल प्लेन्स हैं वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी के बीच वाला, वो बहुत ही नैरो होते हैं। नैरो मीन्स होता है सकरे, पतले। हैंस द कोस्टल रिवर्स आर शॉर्ट, और इसी वजह से जो कोस्टल की जो नदियाँ हैं वो छोटी होती हैं। द मेन वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, और जो ज़्यादातर जो वेस्ट की तरफ बहने वाली जो नदियाँ हैं वो हैं साबरमती, माही, भरतपुजा एंड पेरियार। देन फिर आता है आपका गोदावरी बेसिन। गोदावरी जो है वो लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर है। पेनिनसुलर रिवर में अगर हम देखें साउथ की तरफ जो बहने वाली नदियां हैं उनमें जो सबसे लार्जेस्ट रिवर है वो है गोदावरी। ये राइज होती है वेस्टर्न घाट के स्लोप से इन द नासिक डिस्ट्रिक्ट में ऑफ महाराष्ट्र। इसकी जो लेंथ है वो अबाउट 1500 किलोमीटर है। इट ड्रेन्स इनटू द बे ऑफ बंगाल, और ये बे ऑफ बंगाल के अंदर गिरती है। इट्स ड्रेनेज बेसिन इज ऑल्सो लार्जेस्ट। इसका जो ड्रेनेज बेसिन है वो बड़ा है गोदावरी का पेनिनसुलर रिवर्स के अंदर। द बेसिन कवर पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, और जो बेसिन है ये महाराष्ट्र के पार्ट को कवर करती है। अबाउट 50% ऑफ द बेसिन एरिया लाइज इन महाराष्ट्र, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तो इनका जो हिस्सा है वो कवर करता है ये बेसिन, गोदावरी बेसिन। द गोदावरी जॉइन बाय द नंबर ऑफ ट्रिब्यूटरीज, और जो गोदावरी है वो बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज से जॉइन होती है, यानी कि इसके जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो बहुत सारी हैं, जैसे कि पूर्णा, वर्धा, परनहिता, मंजिरा, वैनगंगा एंड पैनगंगा, ये सारी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। और लास्ट जो 3 ट्रिब्यूटरीज हैं मंजरा, वैनगंगा और पैनगंगा, ये बहुत बड़ी ट्रिब्यूटरीज हैं बिकॉज ऑफ इट्स लेंथ, और इसकी लेंथ की वजह से द एरिया इट कवर्स इज नोन एज द दक्षिण गंगा। क्योंकि इसकी लेंथ बड़ी है और जो एरिया ये कवर करती है इसकी वजह से इसको दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। देन फिर आता है महानदी बेसिन। महानदी राइज होती है छत्तीसगढ़ के हाईलैंड से, और ये बहती है उड़ीसा से। इट फ्लो थ्रू उड़ीसा, ये उड़ीसा से निकलती है और ये पहुंचती है बे ऑफ बंगाल में जाकर मिल जाती है। द लेंथ ऑफ द रिवर इज़ अबाउट 860 किलोमीटर, और जो उसकी लेंथ है वो 860 किलोमीटर करता है महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा स्टेट्स को। द कृष्णा बेसिन जो है वो स्टार्ट होता है महाबलेश्वर स्प्रिंग के पास। महाबलेश्वर स्प्रिंग से स्टार्ट होता है जो कि महाबलेश्वर के पास में है। एंड द कृष्णा फ्लो, और जो कृष्णा नदी है वो बहती है अबाउट 1400 किलोमीटर तक, और ये बाद में जाके बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। द तुंगभद्रा, कोयना एंड घाट प्रभा, द मुसी एंड भीमा, ये इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। और ड्रेनेज बेसिन, इसका जो ड्रेनेज बेसिन है वो शेयर करता है महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के हिस्से। देन फिर आता है कावेरी। कावेरी राइजेस इन द ब्रह्मगिरी रेंजेस, और जो कावेरी है ये स्टार्ट होती है ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से ऑफ द वेस्टर्न घाट, एंड इट रीच द बे ऑफ बंगाल, और फिर वहाँ से बहती हुई है बे ऑफ बंगाल की तरफ जाती है इन द साउथ ऑफ
कुड्डालोर जो कि तमिलनाडु के अंदर है। टोटल जो इसकी लेंथ है वो 760 किलोमीटर है। और इसकी जो मेन ट्रिब्यूटरीज हैं वो है अमरावती, भवानी, हेमावती एंड कबिनी। और इसका जो ड्रेनेज बेसिन एरिया है ये कवर करता है कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के पार्ट को। द कावेरी रिवर्स मेक सेकेंड बिगेस्ट वाटरफॉल, और ये कावेरी नदी है वो इंडिया का सेकेंड बिगेस्ट वाटरफॉल बनाती है और इसको शिवा समुद्रम के नाम से जाना जाता है। द फॉल सप्लाइज हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, और जो फॉल है इससे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर बनती है, या फिर उसके बाद ये सप्लाई होती है मैसूर, बेंगलोर और कोलार गोल्ड माइन की तरफ या कोलार गोल्ड फील्ड की तरफ। और जो बिगेस्ट वाटरफॉल है वो है जोग वाटरफॉल, इंडिया का। बिसाइड दीज मेजर रिवर्स, और इन बड़ी नदियों के अलावा देयर आर स्मॉलर रिवर्स फ्लोइंग टुवर्ड्स द ईस्ट। छोटी छोटी नदियां हैं जो ईस्ट की तरफ बहती हैं। द दामोदर, द ब्रह्मणी, द बैतरणी, द सुवर्ण रेखा, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं छोटी छोटी नदियां की जो कि पेनिनसुलर एरियाज के अंदर बहती हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो 71% वर्ल्ड का जो पार्ट है वर्ल्ड सरफेस का वो पानी से कवर्ड है, वाटर से कवर्ड है। और इसमें से भी जो 97% जो वाटर है वो सॉल्ट के रूप में है, सॉल्टी वाटर के रूप में है। केवल 3% जो बचता है वो फ्रेश वाटर के रूप में है। और इसमें से भी जो 3/4 है वो 3/4 मतलब जो 3/4 हिस्सा है वो आइस के रूप में जमा हुआ है। केवल 1/4 हिस्सा है जिसे हम यूज़ कर पाते हैं, जो हमारे यूज़ करने के लिए। देन अब हम पढ़ेंगे लेक्स की। कश्मीर की वैली के अंदर ये एक फेमस डल लेक है और उसमें हाउस बोट्स वगैरह शिकारास चलते हैं जो कि थाउजेंड्स ऑफ टूरिस्ट का अट्रैक्शन का कारण बने हैं, और जो टूरिस्ट हैं वहाँ इससे आकर्षित होकर वहाँ जाते हैं। सिमिलरली ठीक इसी प्रकार से आपने कुछ और भी अदर टूरिस्ट स्पॉट्स को देखे होंगे जो लेक के आसपास होते हैं, और आपने बोटिंग भी की होगी, स्विमिंग भी की होगी और अदर वाटर गेम भी खेले होंगे। सोचिए अगर श्रीनगर, नैनीताल और अदर टूरिस्ट प्लेस पर लेक ही ना होती तो क्या होता। तो जितना अट्रैक्टिव आज है तो क्या वैसे हमेशा रहते। हैव यू एवर ट्राइड, कि आपने कोशिश की है जानने की क्या इंपॉर्टेंस है लेक्स की मेकिंग अ प्लेस अट्रैक्टिव, किसी भी प्लेस को अट्रैक्ट बनाने के लिए टूरिस्ट। अपार्ट फ्रॉम, इसके अलावा अट्रैक्शन क्या टूरिस्ट के लिए, लेक्स आर ऑल्सो यूजफुल टू ह्यूमन बींग्स। केवल अट्रैक्शन ही नहीं बल्कि ये जो लेक्स है वो ह्यूमन बींग्स के लिए यूजफुल है। लेक्स ऑफ लार्ज एक्सटेंट आर कॉल्ड सी, और जब लेक्स बहुत बड़ी हो जाती हैं तो उसको समुद्र कहा जाता है। कैस्पियन सी, डेड सी एंड एरियल सी। इंडिया के अंदर बहुत सारी लेक्स हैं। दीज डिफर फ्रॉम ईच अदर, और ये एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं साइज़ के अंदर, और इनकी अलग अलग विशेषताएं हैं। मोस्ट ज़्यादातर जो लेक्स हैं वो परमानेंट हैं, और सम कंटेन वाटर ओनली ड्यूरिंग रेनी सीजन। कुछ लेक्स के अंदर जो पानी है वो केवल ड्यूरिंग रेनी सीजन के दौरान आता है, जैसे कि द लेक इन द बेसिन ऑफ इनलैंड बेसिन में जो लेक्स हैं उनमें ड्रेनेज ऑफ सेमी एराइड रीजन्स, या जो सेमी एराइड रीजन के अंदर जो ड्रेनेज है के थ्रू जो लैंड लेक बनती है उसमें। देयर आर सम ऑफ द लेक्स, और कुछ ऐसी लेक्स भी हैं जो कि रिजल्ट हैं एक्शन ऑफ ग्लेशियर के पिघलने का एंड आइस शीट्स के मेल्ट होने का। वाइल द अदर्स, वहीं कोई दूसरी जो हैं वो हवा के थ्रू या रिवर एक्शन के थ्रू या ह्यूमन एक्टिविटीज़ के थ्रू बनी हैं। ये लेक्स के बारे में बताने कि लेक्स हैं जो अलग अलग वजह से फॉर्म्ड हुई हैं। और मैंडरिंग रिवर्स, और जो मैंडरिंग रिवर्स अक्रॉस द फ्लड प्लेन के पास से जब ये रिवर मैंडर्स बनाती है प्लेन फॉर्म कट ऑफ द लेटर डेवलप इनटू द ऑक्सफोर्ड। और ये क्या होता है कि जो मेन जो रिवर होती है, मैंडरिंग मतलब होता है एक घुमाव जब नदी घूमती है, घुमावदार मोड़ लेती है, तो धीरे धीरे जो ये मैंडर्स होते हैं वो मेन नदी से कट जाते हैं क्योंकि यहाँ सेडिमेंट्स आके जमा हो जाते हैं, और उससे फिर ये ऑक्सबो लेक बन जाती है।
ऑक्सबो यानी ऑक्स का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, कुबड़ वाला जिसको, उस टाइप से ये लेक बन जाती है। एंड स्पिट्स एंड बार्स, और यहाँ पर स्पिट्स और बार्स होते हैं जो कि बनते हैं लैगून से फॉर्म, सॉरी स्पिट्स और बार जो है वो लैगून्स बनाते हैं कोस्टल एरियाज़ के अंदर। जैसे कि लैगून्स भी, जैसे कि लेक है, चिल्का लेक है या पुलकेट लेक है, पुलिकेट लेक है एंड कोलरू लेक है। लेक्स इन द रीजन्स ऑफ द इनलैंड ड्रेनेज, और ऐसे लेक्स जो कि इनलैंड ड्रेनेज रीजन्स के अंदर होते हैं। आर सम टाइम सीजनल, ये कभी कभार सीजनल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि सांबर लेक है राजस्थान के अंदर, विच इज़ सॉल्ट वाटर लेक, जो कि एक सॉल्ट वाटर लेक है। एंड इट्स वाटर, इसका जो वाटर है उसको यूज़ किया जाता है नमक बनाने के लिए। मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर लेक्स आर इन द हिमालयन रीजन, और ज़्यादातर जो फ्रेश वाटर लेक है वो हिमालयन रीजन के अंदर पाई जाती हैं। दे आर द ग्लेशियर ओरिजिन, और ये ग्लेशियर्स के थ्रू बनती हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि दे फाउंड व्हेन अ ग्लेशियर डग आउट, ये तब बनती हैं जब ग्लेशियर्स को खोदा जाता है। डग आउट अ बेसिन, जो ग्लेशियर को खोदा जाता है। अ बेसिन विच वॉज लेटर फिल्ड, बाद में जो खोदा हुआ हिस्सा है वो भर जाता है। स्नो मेल्ट, जो बर्फ़ पिघलती है उससे। द वुलर लेक, जो वुलर लेक है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, इन कॉन्ट्रास्ट इज द रिजल्ट ऑफ टेक्टोनिक एक्टिविटी। वहीं इसके विपरीत जो वुलर लेक है वो बनी है टेक्टोनिक एक्टिविटीज से। एंड इट इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया, और जो वुलर लेक है वो सबसे बड़ी लेक है, फ्रेश वाटर लेक है इंडिया के अंदर। द डल लेक, भीमताल लेक, नैनीताल, लोकटक, बारापानी, ये कुछ ऐसी इम्पॉर्टेंट फ्रेश वाटर लेक्स हैं। अपार्ट फ्रॉम नेचुरल लेक्स के अलावा डैम्स ऑफ रिवर्स, या डैम्स बनाए जाते हैं रिवर्स के ऊपर, जिससे कि हाइडल पावर को जनरेट किया जाए, ये भी लेक्स बनाते हैं। जैसे कि गुरु गोविंद सागर, ये सबसे बड़ी मैन मेड लेक है जो कि भाखड़ा नागल प्रोजेक्ट के तहत बनाई गई थी। तो ये तो था सब लेक के बारे में। अब हम पढ़ेंगे लेक की इम्पोर्टेंस क्या है। तो लेक्स की बहुत ज़्यादा वैल्यू है ह्यूमन बींग्स की लाइफ के अंदर। लेक्स जो है वो रिवर को रेगुलेट करती है। जब हैवी रेनफॉल होता है तो ये बाढ़ से बचाने का काम करती है, और जब ड्राई सीजन होता है तो ये वाटर को मेंटेन करने का काम करती है, वाटर फ्लो को मेंटेन करती है। एंड लेक्स कैन ऑल्सो भी, जो लेक्स हैं उसको यूज़ किया जाता है हाइडल पावर के अंदर। एंड दे मॉडरेट द क्लाइमेट, ये क्लाइमेट को मॉडरेट रखती हैं ऑफ द सराउंडिंग। मेंटेन द एक्वाटिक इकोसिस्टम, एक्वाटिक इकोसिस्टम को बनाए रखते हैं। एनहेंस द नेचुरल ब्यूटी, और नेचुरल ब्यूटी को बढ़ाती हैं। हेल्प डेवलप टूरिज्म, और साथ ही में ये टूरिज्म को डेवलप करने में मदद करती हैं। एंड प्रोवाइड रिक्रिएशन, और ये रिक्रिएशन प्रोवाइड करते हैं। तो ये तो था लेक्स की इम्पोर्टेंस। अब हम पढ़ेंगे रोल ऑफ रिवर इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी के अंदर रिवर्स का क्या रोल है। रिवर है बीन अ फंडामेंटल इम्पोर्टेंस, और रिवर की एक फंडामेंटल इम्पोर्टेंस है, बेसिक इम्पोर्टेंट है इसकी थ्रू आउट द ह्यूमन हिस्ट्री, ह्यूमन की हिस्ट्री के अंदर। वाटर फ्रॉम द रिवर्स इज़ द बेसिक नेचुरल रिसोर्स, और रिवर के अंदर जो पानी होता है वो एक बेसिक नेचुरल रिसोर्स है, एसेंशियल फॉर वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज़, और कई ह्यूमन एक्टिविटीज़ के लिए ज़रूरी है। देयरफॉर द रिवर बैंक हैव अट्रैक्टेड सेटलर, और इसी वजह से जो रिवर का किनारा है, नदी का किनारा है, वो उसने जो भी सेटलर्स थे, यानी जो बाहर से लोग आए थे, उनको अट्रैक्ट किया यहाँ सेटलमेंट करने के लिए फ्रॉम एंशियंट टाइम से। दीज सेटलमेंट्स हैव नाउ बिकम अ बिग सिटीज़, और ये जो सेटलमेंट्स है, जो लोग यहाँ आके रहे थे, अब ये बड़े बड़े शहरों के अंदर बदल गया है। यूजिंग रिवर, ये इम्पोर्टेंस है रिवर की, कि रिवर किस काम आता है। तो रिवर को यूज़ किया जाता है इरिगेशन के लिए, नेविगेशन के लिए, हाइड्रो पावर जनरेशन के लिए। इज़ ऑफ अ स्पेशल सिग्निफिकेंस, और इसका एक स्पेशल इम्पॉर्टेंस है पर्टिकुलरली टू अ कंट्री। इंडिया जैसी कंट्री के अंदर इसकी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। वेयर द एग्रीकल्चर इज़ मेजर सोर्स ऑफ लिवलीहुड, जहाँ पर कि एग्रीकल्चर है वो जीने के लिए या जीवन यापन करने का एक जरिया है सबसे बड़ा। ऑफ द मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन, ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड है।
तो ये इम्पॉर्टेंस हो गई रिवर की। दैन उसके बाद हम पढ़ेंगे रिवर पॉल्यूशन के बारे में कि रिवर पॉल्यूट कैसे होती है और कैसे इसको पॉल्यूशन से रोका जा सकता है। द ग्रोइंग डोमेस्टिक म्यूनिसिपल इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर डिमांड, और जो बढ़ती हुई डोमेस्टिक म्यूनिसिपल और इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर डिमांड है पानी की फ्रॉम रिवर्स नेचुरली अफेक्टेड द क्वालिटी ऑफ वाटर, और ये क्वालिटी ऑफ वाटर को प्रभावित करती है। एज अ रिजल्ट, और इसके परिणाम स्वरूप मोर एंड मोर वाटर बीइंग ड्रेन, ज़्यादा से ज़्यादा जो पानी है नदियों का वो ड्रेन किया जाता है। रिड्यूसिंग देयर वॉल्यूम, और इससे क्या होता है जो रिवर का वॉल्यूम है वो कम हो जाता है, यानी पानी की जो मात्रा है उसमें कम हो जाती है। ऑन द अदर हैंड वहीं हैवी लोड ऑफ अनट्रीटेड, और बहुत ही ज़्यादा जो लोड है अनट्रीटेड सीवेज का एंड इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस, जो इंडस्ट्री से निकला हुआ जो कचरा है उसका आर एम्पटेड इनटू द रिवर, चूँकि रिवर के अंदर खाली कर दिया जाता है, रिवर के अंदर डाल दिया जाता है। दिस अफेक्ट्स नॉट ओनली द क्वालिटी ऑफ वाटर, इससे न केवल पानी की क्वालिटी ही खराब होती है बट ऑल्सो सेल्फ क्लीनिंग कैपेसिटी, और साथ में जो रिवर के अंदर जो कैपेसिटी होती है सेल्फ क्लीनिंग की वो भी प्रभावित होती है। फॉर एग्जाम्पल, given the adequate stream flow, the Ganga water is able to dilute and assimilated pollution. गंगा के अंदर ये कैपेसिटी है कि वो जो भी कचरा है उसको वो डाइल्यूट कर सकती है, एसिमिलेट कर सकती है पॉल्यूशन को। मगर गंगा के अंदर बड़ी बड़ी सिटी से 20 किलोमीटर तक जो है वो पॉल्यूशन, इसमें जो कचरा वगैरह डाला जाता है इंडस्ट्रीज़ का, बट इसको भी मतलब गंगा कम करने की कोशिश कर सकती है, करती है। लेकिन जो अर्बनाइजेशन है वो बढ़ रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है, जो कि पॉल्यूशन का जो लेवल है कई नदियों का वो कम होने के बजाय बढ़ता चला जा रहा है। किसकी वजह से हो रहा है? अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से। चाहे वो गंगा नदी हो, चाहे और भी कई नदियाँ हैं जिसके अंदर पॉल्यूशन लेवल है जो बढ़ता जा रहा है। कंसर्न ओवर राइजिंग पॉल्यूशन इन आर रिवर्स, और हमारी नदियों के अंदर जो पॉल्यूशन जो बढ़ रहा है उसके बारे में कंसर्न करते हुए जो गवर्नमेंट है उसने बहुत सारे एक्शन प्लान्स चलाए हैं, उनको लॉन्च किया है एक्शन प्लान्स को, वेरियस एक्शन प्लान्स टू क्लीन द रिवर, जिससे कि नदी को साफ किया जा सके। और ऐसे कुछ एक्शंस और प्लान्स जो गवर्नमेंट ने चलाए हैं उनके बारे में आपको पता है क्या? एंड उसके बाद से बोला गया है कि अगर ये पानी अगर ख़राब हो जाएगा, पॉल्यूट हो जाएगा अगर रिवर का पानी, तो ये क्या होगा, हमारी हेल्थ पर कैसा असर डालेगा, हमारी हेल्थ को भी ख़राब करेगा ये पानी पिएंगे तो। अब इसमें बोला गया है कि सोचिए कि अगर ह्यूमन बीइंग बिना फ्रेश वाटर के रहे तो क्या होगा। तो ये आपका चैप्टर फिनिश हो रहा है। अब ये जो प्रोग्राम चलाया था गवर्नमेंट ने, नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान, जिसको कि हम NRCP बोलते हैं, और इसके अंदर जो एक्टिविटीज़ की जा रही हैं वो गंगा से रिलेटेड हैं। गंगा एक्शन प्लान है जिसको कि GAP कहते हैं। फर्स्ट फेज़ के अंदर इनिशिएटेड इन, इसको स्टार्ट किया गया था 1985 में, और वर डिक्लेयर क्लोज ऑन 31 मार्च 2000, और इसको बंद कर दिया गया 31 मार्च 2000 में। द स्टीयरिंग कमेटी, और जो स्टीयरिंग कमेटी है ऑफ द नेशनल रिवर कंजर्वेशन अथॉरिटी रिव्यूड द प्रोग्रेस, इसने क्या करा, जो प्रोग्रेस है उसको रिव्यू किया ऑफ द GAP गंगा एक्शन प्लान का, एंड नेसेसरी करेक्शंस, और जो ज़रूरी चीज़ जो ज़रूरी है करेक्शन करना हो बदलाव इसने किए ऑन द बेसिस ऑफ लेसन और लर्न, जो भी उसने सीखा उससे, एंड एक्सपीरियंसिंग गेन फ्रॉम GAP, और साथ में उसने एक्सपीरियंस गेन किया था GAP फेज़ 1 से, एंड दीज हैव बीन अप्लाइड, और उसको फिर उसने अप्लाई किया बड़े बड़े मेजर पॉल्यूटेड रिवर्स पर ऑफ द कंट्री अंडर द NRCP। तो गंगा एक्शन प्लान, जो गंगा एक्शन प्लान है वो क्या चीज़ है, और जो गंगा एक्शन प्लान है वो फेज़ 2 के अंदर, फेज़ 2 हैज़ बिन मर्ज विद NRCP, और जो फेज़ 2 है इसका GAP का वो मर्ज हो गया NRCP के अंदर।
द एक्सपेंडेड, और जो NRCP है वो बड़ी होगी, और भी ज़्यादा एक्सपेंड होगी। और अब इसके अंदर 152 टाउन्स लोकेटेड अलॉन्ग 27 इंटर स्टेट रिवर्स, और इसके साथ साथ 27 जो है इंटर स्टेट रिवर्स, इसके अलावा 16 स्टेट्स। एंड अंडर दिस सेक्शन, इस सेक्शन के अंदर जो पॉल्यूशन है, अबेटमेंट वर्क आर बीइंग टेकन अप 57 टाउन्स। तो उसको दूर करने से रिलेटेड जो प्रोग्राम है वो चलाए गए हैं 57 टाउन्स के अंदर। अ टोटल ऑफ 215 स्कीम्स, और लगभग 215 जो स्कीम्स हैं ऑफ पॉल्यूशन अबेटमेंट हैव बीन सेंक्शंस। तो इससे रिलेटेड जो भी पॉल्यूशन को दूर करने से रिलेटेड जो प्रोग्राम है उनको सेंक्शन कर दिया गया। सो फार 69 स्कीम, और 69 स्कीम्स हैं ये कंप्लीट हो चुकी हैं अंडर द एक्शन प्लान। एक्शन प्लान के अंडर में मिलियन साइट लीटर्स, और जो मिलियंस लीटर्स ऑफ सीवेज वॉज टारगेटेड टू द इंटरसिपेटेड। और जो सीवेज का पानी है जो भी है उसको टारगेट किया गया है कि उसको इंटरसिपेट किया जाए, उसको डाइवर्ट किया जाए, उसको ट्रीट किया जाए, और उसके बाद ही जो पानी है वो रिवर में छोड़ा जाए। तो ये तो था रिवर नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान NRCP के बारे में। कब शुरू हुआ था, क्यों शुरू हुआ था, ये सारे इसमें रीज़न दे दिए आपको। तो आपका चैप्टर ये फिनिश होता है। तो तब तक जो मैंने आपको पढ़ा है उसे पढ़ना है, इसको रिवाइज करना है। ओके बाय, हैव अ नाइस डे।